Phoenix Academy. So we are starting a new series of class 11th and 12th accountancy. Here I will explain all the basic concepts in the easiest way possible. So let's begin with chapter number 1 of class 11th, that is Introduction to Accounting. So let's begin with the meaning of accounting. So accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing and communicating the financial information to the users. तो हमने देखा कि accounting एक process है और उस process में ये काफी सारे steps हैं जो हमने पढ़े कि identify करते हैं, हम measure करते हैं, record करते हैं, classify करते हैं, summarize करते हैं और last में हम communicate भी करते हैं information को to the users. अब इन सब terms का individual हम meaning पढ़ेंगे कि क्या इनका मतलब है. First is identification of financial transaction. Accounting records only those transactions which can be measured in the terms of money. जो transactions आप money की terms में नाप सकते हो, आप सिर्फ उन्हीं transactions को accounting में record करोगे. अगर कोई चीज money की terms में measure नहीं हो सकती, तो accounting उसको record नहीं करता है. तो पहले हम identify करेंगे कि क्या चीज record हो सकती है, क्या नहीं. उसके बाद आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस को हम करते हैं मेजर इन टर्म्स ऑफ आर करेंसी. जो भी हमारी कंट्री की करेंसी है, जैसे हम इंडिया के टर्म्स में रुपी ले सकते हैं, तो हम सारी ट्रांजैक्शंस को जो मनी में नापी जा सकती है उनको नाप लेंगे, यानी मेजर कर देंगे इन टर्म्स ऑफ रुपी. थर्ड इज रिकॉर्डिंग. अब हमने क्योंकि डिसाइड कर लिया कि कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, तो अब हम रिकॉर्डिंग करेंगे और ये रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, हमारी जर्नल में. तो कह रहे रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर इन द बुक ऑफ ओरिजिनल जर्नल एंट्री. तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री हम जर्नल को बोल देते हैं, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री भी हम जर्नल को बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले जर्नल हमारा बनाया जाता है. आगे इसके लिए भी हम वीडियोस लेके आएंगे कि जर्नल हमें कैसे रिकॉर्ड करना होता है और क्या हमारे रूल्स लगते हैं. नेक्स्ट क्लासिफाइंग, कि हमने अब जो ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया है, अब हम उनकी ग्रुपिंग करेंगे. ग्रुपिंग ट्रांजैक्शंस ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस. The transactions recorded in the journal are posted in the ledger. जर्नल के बाद बनता है हमारा लेजर और हम जर्नल के बाद उन सारी ट्रांजैक्शंस को जो एक ही नेचर की है, एक ही ग्रुप में लाकर उनको लेजर में डाल देंगे. जैसे हम लेजर में बनाते हैं कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में हम वो सारी ट्रांजैक्शंस डाल देते हैं जो कैश नेचर की होती है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैश अकाउंट एक हेड है जिसमें सारी एक ही नेचर की यानी कैश ट्रांजैक्शंस आ रही है. नेक्स्ट इज समराइजिंग. तो क्लासिफिकेशन के बाद हमें समराइजिंग करना है, यानी प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल टू द यूजर्स. एक ऐसा समरी शीट बनानी है जो सभी यूजर्स को समझ आ सके. अब यहाँ पर हमें कई सारी स्टेटमेंट्स बनती है. पहला है ट्रायल बैलेंस, उसके बाद है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद बैलेंस शीट. ट्रायल बैलेंस में हम दो साइड्स बनाते हैं, डेबिट और क्रेडिट, और वो डेबिट और क्रेडिट जो हमारी साइड्स है वो मैच होनी चाहिए, तो मैचिंग प्रिंसिपल वहां पर लिखता है. उसके बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस से हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकाल देते हैं और बैलेंस शीट में हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज डालते हैं. इन चैप्टर्स की डिटेल में हम बात आगे करेंगे. फिलहाल हमें यही समझना है कि एक समरी शीट बना दी गई है जहां से आप समराइज कर सकते हो कि आपके बिजनेस का क्या प्रॉफिट आया, क्या लॉस आया, कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज है. नेक्स्ट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. Users of the financial data make meaningful judgment of the profitability and financial position of the business. ये बात हमने ध्यान रखनी है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ट्रेडिंग एंड P&L से आती है और फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी बिजनेस की बैलेंस शीट से निकाली जा सकती है. ये चीज हमें ध्यान रखनी है. तो कह रहा है जो भी फाइनेंशियल डेटा के यूजर्स हैं वो सारे यूजर्स एक मीनिंगफुल जजमेंट निकालते हैं कि अगर एक बिजनेस को 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या इससे ज्यादा हो सकता है या ये इनफ है, ये सारी चीजें निकालते हैं. अगर लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो क्यों है, बुरी है तो क्यों है, ये सब कुछ एनालाइज किया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है. उसके बाद सभी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जाता है यूजर्स के साथ. और यूजर्स को बहुत सारे हमारे यूजर्स होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर. सभी यूजर्स का अपना अपना काम है, तो वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को वहां पर यूज करते हैं. तो ये हमारा हो गया पूरा अकाउंटिंग का जो डेफिनेशन थी उसके एट्रीब्यूट्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, कि हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी इसमें सारी जो टर्म्स पढ़ी थी, इन टर्म्स का एक्चुअल में मीनिंग क्या है. नेक्स्ट देखते हैं, हमारा आता है ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस या रोल ऑफ अकाउंटिंग. अब काफी सारी बुक्स में ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस और रोल को डिफरेंट तरीके से दिया होता है, बट मीनिंग कहीं ना कहीं सेम होता है और पॉइंट्स भी कहीं ना कहीं सेम होते हैं. तो आप एग्जाम में फंक्शंस हो, ऑब्जेक्टिव्स हो या रोल हो, बात एक ही है, आप सिमिलर पॉइंट्स लिख सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पे हम 8 पॉइंट्स लेके आए हैं जो कि सबका कलेक्शन है और आप इन सभी 8 पॉइंट्स को याद कर सकते हैं बहुत ही इजी. ओके, सो फर्स्ट इज मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स.
सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा या रोल हमारा है अकाउंट्स का, कि हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को क्या करके रखना है, मेंटेन करके रखना है। अगर अकाउंटिंग एक प्रोसेस नहीं होगा, अगर हम अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करेंगे, तो हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने को सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव मानते हैं। दूसरा है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस हम नहीं निकाल पाएंगे अगर हम अकाउंटिंग का प्रोसेस अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे, तो ये उसका ऑब्जेक्टिव है कि हम प्रॉफिट और लॉस को निकाल सकते हैं। थर्ड इज हम फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं अपनी, अभी हमने पढ़ा बैलेंस शीट से। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए डिसीजंस लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। इंटरप्रिटेशन के टाइम, एनालिसिस के टाइम मैनेजमेंट आसानी से डिसीजन ले सकती है। उसके बाद है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। आप बिजनेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट करके रख सकते हो अगर आप अकाउंटिंग फॉलो करते हो, क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे कि कौन सा एसेट कितने टाइम तक चल रहा है, कितना उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, कब उसे रिप्लेस या रिपेयर करने की जरूरत है। ये सब कुछ हमें अकाउंटिंग के प्रोसेस से ही पता चलेगा। तो आप अपने बिजनेस के एसेट्स को अच्छे से मेंटेन भी कर सकते हो और उनको प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स या एविडेंस इन कोर्ट, इनको हम कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं कि कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट अगर हमको पूरी करनी है या हमें कोर्ट में कहीं पे शो करना है, गवर्नमेंट की किसी एजेंसी में हमें अपने अकाउंट्स को शो करना है, अपने रिकॉर्ड्स को दिखाना है, तो अकाउंटिंग वहां पर एक मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। अब कंपैरिजन में हमारे पास दो कंपैरिजन होते हैं, इंटरफर्म और इंट्राफर्म कंपैरिजन। इंटरफर्म कंपैरिजन का मतलब है किसी दो फॉर्म्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, उनके अकाउंट्स उठाकर, दोनों के अकाउंट्स को उठाकर कंपेयर किया जा रहा है कि कौन से बिजनेस के एसेट्स कितने हैं, किसके प्रॉफिट ज्यादा हैं, किसके लायबिलिटीज ज्यादा हैं, ये सारी चीजें कंपैरिजन हो रही है। इंट्राफर्म कंपैरिजन का मतलब है फर्म के अंदर ही कंपैरिजन हो रहा है, यानी 2 डिफरेंट ईयर्स में कंपैरिजन हो सकता है। जैसे 2020 के अकाउंट्स और 2021 के अकाउंट्स, फिर 2022 के अकाउंट्स कंपेयर हो सकते हैं, इसे हम बोलते हैं इंट्राफर्म कंपैरिजन। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, कि हमारे अकाउंटिंग के क्या क्या फायदे हैं, एडवांटेजेस क्या क्या है हमारे पास। फर्स्ट इज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। हमें जो अकाउंटिंग है वो क्या देता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे देता है हमारे बिजनेस के बारे में। दूसरा वही बात है, मैनेजमेंट को असिस्ट करता है डिसीजंस लेने में। तीसरा मेमोरी रिप्लेस करता है, हम बहुत ज्यादा याद नहीं रख सकते, इसलिए हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, अपना रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हमें सारी चीजों को दिमाग में याद रखने की जरूरत ना पड़े, अदरवाइज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज अगेन सेम पॉइंट, कंपैरेटिव स्टडी को फैसिलिटेट करता है। फायदा है ये अकाउंटिंग का कि आप उससे इजीली कंपैरिजन कर सकते हो। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जब आप गवर्नमेंट को टैक्स भरते हो, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो भी हम टैक्सेस पे करते हैं, एक बिजनेस टैक्स पे करता है जब गवर्नमेंट को, तो उसे अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट दिखाने की जरूरत होती है कि कितने प्रॉफिट है और उस हिसाब से कितना टैक्स बनता है। तो ये एडवांटेज है अकाउंटिंग का कि आप टैक्स लायबिलिटीज इजीली आप कैलकुलेट भी कर सकते हो और पे भी कर सकते हो। नेक्स्ट फैसिलिटेट्स लोन। जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो, अगर एक बिजनेस बैंक से लोन लेने जाता है, तो बिजनेस के अकाउंट्स पहले चेक किए जाते हैं, क्या क्रेडिट वर्दीनेस है बिजनेस की, वो पे भी कर सकते हैं या नहीं पे कर सकते हैं टैक्सेस, ये सारी चीजें हमारी चेक होती है। नेक्स्ट इज एविडेंस इन कोर्ट। अगेन आप कोर्ट में कोई एविडेंस आपको दिखाना, कोई डिस्प्यूट अगर रेज हो गया है किसी और कंपनी के साथ, कोई भी आपको प्रूव करना है किसी चीज को, आप अकाउंट्स को बड़े इजीली यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अगर किसी बिजनेस को, अपना जो बिजनेस है वो सेल करना है किसी दूसरे प्रोप्राइटर को, किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म को, तो वहां पे अकाउंट्स काम आ सकते हैं। कितना पैसा उनसे लेने वाले हो, कितना परचेज कंसिडरेशन आप रखने वाले हो, उस हिसाब से आपका अकाउंट्स भी मैच होना चाहिए। नेक्स्ट हेल्प या असिस्ट इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है जब एक फर्म या फिर एक इंसान अपने पूरे के पूरे डेट्स पे नहीं कर पाता है, उसे हम इंसॉल्वेंट बुला देते हैं। अगर किसी को इंसॉल्वेंट प्रूफ होना है तो उसे कोर्ट में जाना पड़ेगा और अपने अकाउंट्स दिखाने पड़ेंगे कि भाई मेरे पास एसेट्स नहीं है और लायबिलिटीज मेरी इतनी ज्यादा है, कभी भी इनको मैं पे नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, या फर्म है तो वो नहीं कर पाएंगे पे, तो इसलिए फर्म उनको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देती है। सो नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स में बहुत ज्यादा हेल्प हमारी अकाउंट्स करता है। कैसे कि अगर कोई पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो हम अकाउंट्स में रेफर कर सकते हैं, भाई उस डिस्प्यूट को सेटल कैसे करें, क्या पार्टनरशिप डीड थी, कितना कैपिटल लगाया था, कितना प्रॉफिट आपको दिया है या नहीं दिया है, कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है तो वहां पे अकाउंट्स हमारी हेल्प कर सकते हैं। सारे एडवांटेजेस हो गए। नेक्स्ट लिमिटेशंस है अकाउंटिंग की। लिमिटेशंस हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट इज अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट. Some estimates are also made for ascertaining profit and loss. For example, estimating the useful life of an asset while calculating depreciation, and estimates are not fully exact.
तो कह रहा है कई बार ऐसा होता है कि अकाउंटिंग में आपको एस्टिमेट्स लगाने पड़ते हैं, एस्टिमेटेड लाइफ जैसे आपको लेनी पड़ती है कई बार डेप्रिसिएशन में, कि ये मशीनरी जो है 10 साल चलेगी या 15 साल चलेगी या 20 साल चलेगी, और एस्टिमेट्स कभी भी फुली एग्जैक्ट नहीं हो सकते, इसलिए अकाउंटिंग फुली एग्जैक्ट नहीं होता। दूसरा, कई बार अकाउंटिंग जो है हमें अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन देती है। जैसे एक हमारा ये कंसेप्ट है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट says that business will continue for a foreseeable future, और आप फ्यूचर को देख नहीं सकते हो, आप फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है, आप नहीं पता लगा सकते कि ये बिजनेस इतना टाइम तक चलेगा या इतना आप फ्यूचर में उसको देख सकते हो, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। नेक्स्ट इज इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स जैसे कि स्किल्स हो गए मैनेजमेंट के, पब्लिक रिलेशंस एक्सेट्रा जो भी है इग्नोर किया जाता है, अकाउंट्स में सब कुछ रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन कई बार हमारे बिजनेसेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये सब। नेक्स्ट इज इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो है वो एक प्रिंसिपल पे चलती हैं और एक कंसेप्ट पे चलती हैं जो कि होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, जो ये कहता है कि सारी चीजें अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड होंगी। यानी आपने कोई लैंड खरीदा 20 लाख का, तो वो 20 लाख का ही हमेशा के लिए रिकॉर्ड होगा, उसकी वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है उससे बिजनेसेस को, अकाउंट्स को कोई मतलब नहीं है, वो चीजें हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड होने वाली है। तो जो एग्जैक्ट रिजल्ट हमें काफी बार नहीं देता है। नेक्स्ट में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है मैनिपुलेट करना अकाउंट्स को इन अ वे टू प्रेजेंट बेटर पोजीशन देन व्हाट इट एक्चुअली इज। एक्चुअल में जो पोजीशन है उससे थोड़ी बेटर पोजीशन दिखाना, मतलब विंडो ड्रेसिंग करके अपने अकाउंट्स को प्रेजेंट करना, जो कि काफी गलत है लेकिन अकाउंट्स में होता है, तो इसीलिए एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग प्रोसेस। हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग प्रोसेस का एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है जो कि समझाता है कि अकाउंटिंग प्रोसेस किस तरीके से चलता है। सबसे पहले फाइनेंशियल इवेंट्स या ट्रांजैक्शंस होते हैं जो रिकॉर्ड किए जाते हैं जर्नल के थ्रू। अब जर्नल के यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत ज्यादा बुक्स होती हैं, जैसे कहता है कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, उसके बाद परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स पेबल बुक और बिल्स रिसीवेबल बुक। पर ये क्लास 11th के सिलेबस में नहीं है तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जर्नल प्रॉपर। जो ट्रांजैक्शंस इन सभी बुक्स में नहीं आती वो जर्नल प्रॉपर में आती है, यानी सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है जर्नल में। उसके बाद लेजर में पोस्टिंग होती है जिसको हम क्लासिफाइंग बोलते हैं, हमने अभी पढ़ा था। उसके बाद समराइजिंग में 3 चीजें आ गई, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रेट होता है और कम्युनिकेशन होता है यूजर्स को। ये सारा कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, सिर्फ ये फ्लो चार्ट के थ्रू हम यहाँ पर समझ रहे हैं। नेक्स्ट इज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो हमारी टोटल ब्रांचेस 3 है अकाउंट्स की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से क्लास 11th और 12th में आप सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं और हायर स्टडीज में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जाके आप कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ते हैं। पर ये 3 ही ब्रांचेस हैं अकाउंट्स की जो पढ़ाई जाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो ब्रांच है जो कन्फाइंड है टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस निकालना और बैलेंस शीट बताना, ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग वो ब्रांच है अकाउंटिंग का जो डील करता है विद रिकॉर्डिंग द कॉस्ट, और ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम एसरटेन करें किसी चीज को बनाने में या खरीदने में कितना कॉस्ट लगा है, उसको रिड्यूस करना है, क्योंकि कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे तभी बिजनेस का प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। और कंट्रोल करना कॉस्ट को भी यही होता है कि हमें रिड्यूस करना है, काफी हद तक हमें कंट्रोल करना है कि जहां कॉस्ट बचाई जा सकती है वहां पर कॉस्ट बचानी है। नेक्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड्स, कॉस्ट, प्रॉफिट। एक तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वो सब कुछ आ जाता है जो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, वो सारी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास 3 टर्म्स आती हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। दिखने में सुनने में एक टर्म्स एक जैसी लगती हैं, बट इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, और क्या डिफरेंस है वो हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार हम पढ़ेंगे। बुक कीपिंग कहता है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी बुक कीपिंग 2 ही काम मेजरली करेगा, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। उसके बाद अकाउंटिंग जो है वो समराइजिंग, एनालिसिस और इंटरप्रेट या कम्युनिकेटिंग का काम कर देगा। जो अकाउंटेंसी है वो तो पूरा एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, यानी हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या होता है, अकाउंटेंसी होता है। हम अकाउंट्स बोल देते हैं वैसे, बट अकाउंटेंसी हमारे सब्जेक्ट का नाम है जो कि पूरी की पूरी हमें नॉलेज देता है कि अकाउंटिंग होती कैसे और बुक कीपिंग कैसे होती है। तो अकाउंटिंग रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। जो हम थ्योरेटिकल चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल चैप्टर पढ़ रहे हैं, थ्योरी और प्रैक्टिस टोटल मिला के अकाउंटेंसी है। यहाँ पर एक डिफरेंस हमने डाला है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कोप की अगर हम बात करें तो बुक कीपिंग अगेन कंसर्न है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस, मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, यानी क्लासिफाइंग तक का प्रोसेस कौन कर देता है, बुक कीपिंग। उसके बाद शुरू होता है अकाउंटिंग, यानी समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग,
और कम्युनिकेशन का काम करता है अकाउंटिंग। उसके बाद स्टेज कह रहा है बुक कीपिंग पहले होता है तो प्राइमरी स्टेज है, बेस है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है, इट बिगिंस व्हेन बुक कीपिंग एंड्स। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है टू एसर्टेन नेट रिजल्ट्स या फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने का काम ये कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का काम भी ये कर रहा है। नेचर, तो बुक कीपिंग इज रूटीन इन नेचर, हर बार आपको करनी पड़ेगी, हर रोज आपको करनी पड़ेगी। ट्रांजैक्शंस बिजनेस में रोज होंगे तो रिकॉर्डिंग भी रोज होगी। उसके बाद है अकाउंटिंग की बात अगर हम करें तो ये जॉब एनालिटिकल है और डायनेमिक है नेचर में, डिफरेंट एस्पेक्ट से डिफरेंट सिचुएशंस आ सकती हैं, तो इसलिए एनालाइज भी काफी अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा। और डायनामिक है, बदलती रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी आती रहेगी। परफॉर्मेंस, इट इज बीइंग अ रूटीन वर्क परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ, जूनियर अकाउंटेंट इसको कर सकते हैं। और जबकि अकाउंटिंग जो है परफॉर्म्ड बाय सीनियर स्टाफ, क्योंकि यहाँ पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत है। स्पेशल स्किल्स, बुक कीपिंग मैकेनिकल है नेचर में, इसलिए कोई स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए, लेकिन अकाउंटिंग में आपको स्पेशल स्किल्स चाहिए। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इट रेफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग, यूज ऑफ विच हेल्प्स टू द यूजर्स टू अराइव एट द डिसीजन। जो भी बुक कीपिंग में रिकॉर्ड हुआ है वो सारा कुछ किसी न किसी के लिए इन्फॉर्मेशन का काम कर रहा है, कोई ना कोई यूजर उसको यूज करेगा अपने डिसीजंस लेने के लिए। टाइप्स जो है हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के वो 3 टाइप्स है। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस, अगेन ट्रेडिंग एंड P&L से निकल के आएगा। पूरे चैप्टर में यही बात घूम फिर के चल रही है और ये अब तक याद होगी कि प्रॉफिट हमें कहां से निकालना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन हमें कहां से निकालनी है भाई, बैलेंस शीट से, तो एक इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड है। और एक इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये क्लास 11th का पार्ट नहीं है बल्कि ये क्लास 12th का हमारा पार्ट है, तो क्लास 12th में हम इसको पढ़ते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। पहला ये रिलायबिलिटी है, रिलायबल है, इस पे भरोसा किया जा सकता है। दूसरा ये रेलेवेंट है, सबके लिए, किसी न किसी के लिए किसी न किसी फॉर्म में रेलेवेंट है, हर एक यूजर के लिए डिफरेंट रेलेवेंस है उसका। अंडरस्टैंडेबिलिटी, आसानी से समझा जा सकता है। और कंपेरेबिलिटी, आप कंपेयर भी कर सकते हो दूसरी फर्म्स के साथ। अब बात आती है यूजर्स की, जो हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि यूजर्स के लिए डिसीजन लेना, यूजर्स के लिए डिसीजन लेना, तो ये यूजर्स हैं कौन? 2 टाइप के यूजर्स होते हैं हमारे, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर है और एक्सटर्नल मतलब बिजनेस प्रेमिसेस के बाहर है। बाहर से वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बिजनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है बिजनेस को जानना। इंटरनल यूजर्स हमारे 3 होते हैं, ओनर्स जो पैसा लगाते हैं बिजनेस में, मैनेजमेंट जो बिजनेस को मैनेज कर रहा है, मैनेजर्स, और एम्प्लॉइज और वर्कर्स जो बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं। ये तीनों इंटरनल यूजर है जो कि हर एक इन्फॉर्मेशन को, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करेंगे अपने अपने तरीके से। एक्सटर्नल यूजर्स हमारे पास काफी सारे हो सकते हैं, बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अगर लोन देना है उन्हें तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्वेस्टर्स यानी जो हमारे फर्म में इन्वेस्ट कर चुके हैं, और पोटेंशियल इन्वेस्टर जो फ्यूचर में हमारी फर्म में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, जो हमें क्रेडिट पर सामान देने वाले हैं, अकाउंट्स देखेंगे डेफिनेटली। गवर्नमेंट, हम टैक्स अच्छे से पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लॉफुल बिजनेस है नहीं है, ये सब कुछ चेक करेगा। रिसर्चर्स, हम बिजनेस के बारे में रिसर्च करते हैं, उनको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। कंज्यूमर्स कहीं ना कहीं ये देखना चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं उसकी कंपनी या उसका ब्रांड जो है वो कैसा चल रहा है या क्या उनकी पोजीशन है, ये सब कुछ कंज्यूमर कई बार जानने के लिए क्यूरियस होते हैं। उसके बाद पब्लिक का भी यही है कि पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि पब्लिक को किस तरीके से देखना है अकाउंट्स को, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस है अकाउंट्स की। तो पब्लिक और कंज्यूमर्स को आप एक में ही डाल सकते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद आते हैं सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। 2 सिस्टम्स है हमारे पास अकाउंटिंग के, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। पहले डबल एंट्री सिस्टम को पढ़ते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का नाम है डबल एंट्री। डबल एंट्री मतलब हर एक चीज के 2 एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इट इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग आर रिकॉर्डेड। अगर आप दोनों चीजें रिकॉर्ड कर रहे हो तो डबल एंट्री, और सिंगल एंट्री मतलब कोई शायद एक ही चीज रिकॉर्ड हो रही होगी तभी उसका नाम सिंगल एंट्री है। इट इज अ साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। साइंटिफिक इसको क्यों बोला है? क्योंकि ये रूल्स से रिलेटेड है, हमारे पास रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स जिनसे रिलेटेड है, इसलिए साइंटिफिक और कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। फायदे क्या है भाई डबल सिस्टम के? साइंटिफिक सिस्टम है, कंप्लीट रिकॉर्ड होता है ट्रांजेक्शन्स का, कोई भी चीज छूटती नहीं है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी मेंटेन होती है, डेबिट क्रेडिट हमेशा सेम आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस इजीली डिटरमाइन हो सकता है और करेक्टली डिटरमाइन हो सकता है।
नॉलेज आपको मिल सकती है फाइनेंशियल पोजीशन की, अगेन कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल है, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, फ्रॉड या मिस एप्रोप्रिएशन कहीं हुआ तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ मिसमैच हो रहा होगा अकाउंट्स में। सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या है हमारे पास, कैरे सिस्टम है जहां पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं विद बोथ एस्पेक्ट्स, कई बार बोथ एस्पेक्ट्स और कई बार सिर्फ एक एस्पेक्ट, तो इसीलिए उसको सिंगल एंट्री उसको बोला है, या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है कि कंप्लीट रिकॉर्डिंग तो वहां पर नहीं हो रही है। इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग ऑल द अकाउंट्स ओनली पर्सनल अकाउंट और कैश बुक मेंटेन किया जाता है, क्योंकि सारे अकाउंट्स वैसे भी रिकॉर्ड नहीं हो सकते क्योंकि आप सारी एंट्रीज कर ही नहीं रहे हो। Accounts maintained under this system are complete and unsystematic and therefore not reliable. तो कोर्ट में भी सिस्टम सिंगल एंट्री सिस्टम को नहीं माना जाता है, आज के टाइम में रिलायबल नहीं है, बट फिर भी कुछ बिजनेसेस, कुछ स्मॉल बिजनेसेस या प्रोफेशंस हो सकता है आज के टाइम में भी सिंगल एंट्री को जो है फॉलो कर रहे हो। सो दिस वाज ऑल फॉर चैप्टर नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 जो हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है वो लेकर आएंगे और सारी टर्म्स हम देखेंगे यहाँ पर कि अकाउंट्स में क्या क्या टर्म्स यूज होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे, सारी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन एंड तब तक के लिए पढ़ते रहिए।